हेलो हेलो दोस्तों। कल हमने बात की थी भौतिक जगत के पहले लेक्चर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन हुआ था कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, उसकी इतिहास के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, चीजें कहाँ से आई, कैसे डेवलप हुई, उसके बारे में हमने बात की थी। आज भौतिक जगत के बारे में क्लास सेकंड ले रहे हैं हम लोग। इसमें हमें पढ़ना है प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल। प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल। तो भैया मूल बल कितने होते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले? 4 होते हैं, जो आपके सिलेबस में है NCERT 11th में। तो मूल बल पढ़ने से पहले, कि चारों मूल बलों के बारे में पढ़ने से पहले, सबसे पहले हमें जानना होगा कि मूल बल होते क्या है। ये मूल बल, इसको समझना होगा। बल कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे नॉर्मली से आप खड़े हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्लास में मेरे बैठे हुए हैं और मैंने आपको कोई काम दिया कि बाबू ये काम आपको करना है और आपने वो काम नहीं किया, तो हो सकता है कि मैं आपको एक चटकन लगा दूंगा आपके गाल के नीचे। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको ना भी पीटूं। यानी ये दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो मैं पीटूं या तो ना पीटूं। अगर मैंने आपको पीटा तो मैंने बल लगाया, और नहीं पीटा तो मैंने बल नहीं लगाया। जैसे मार्कर है, इस मार्कर को मेरा मन किया तो मैंने हवा में उछाला, और नहीं मन किया तो नहीं उछाला। मेरा मन किया तो मैंने लिखा, नहीं मन किया तो नहीं लिखा। यानी ये वाले बल मेरे कंट्रोल में है। तो एक तो ये होगा जो मेरे कंट्रोल में है, तो ये भैया मूल बल नहीं होते हैं। दूसरा, अगर मैं सेकंड मंजिल से ले जाके एक बॉल या मार्कर को ध्यान से देखिए। जैसे ये नॉर्मली इसको देखिए, मार्कर है, मैं इसको यहां से ऊपर से छोड़ दिया तो मार्कर नीचे आया। क्या मार्कर के बस में ये है कि जब तक ये चाहे ऊपर लटका रहे, जब मन करे उसके बाद नीचे गिरे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको उठा के सेकंड मंजिल से ऐसे छोड़ दूं तो आपके बस की बात नहीं है कि आप थोड़ी देर बोले अरे जब तक मेरा मन कर रहा है मैं रुकूंगा, उसके बाद फिर मैं नीचे गिरूंगा। ऐसा संभव नहीं है। यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये जब से पृथ्वी बनी है तब से ये लगातार पाए ही जा रहे हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये प्रकृति में मूल रूप से पाए जाते हैं, यानी हर एक चीज में ये लागू होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि मूल बल क्या होते हैं। मूल बल वो होते हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये प्रकृति में ऑलरेडी पाए ही जाते हैं। हमारे रोकने से ना ये रुकते हैं, ना हमारे चलाने से ये चलते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाला पहला मूल बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे पहली चीज इसमें आपको समझनी है, गुरुत्वाकर्षण बल। देखो छोटू, बात ये है कि अब देखो यार, नोट्स दिखाना तो संभव नहीं है। टेलीग्राम पे प्रॉपर नोट्स मैं इसकी तुम्हें दे दूंगा, हैंड रिटन नोट्स है। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? पहले तो एक दिमाग से अपने आप को भ्रांति हटानी पड़ेगी। ये जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को आप गुरुत्वाकर्षण बल, मेन गुरुत्वाकर्षण बल समझ लेते हैं, ये आपको हटाना पड़ेगा। वो गुरुत्वाकर्षण बल का एक अनुप्रयोग है जो पृथ्वी अपनी ओर चीजों को खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया सबसे पहले किसने? तो ये न्यूटन ने बताया था। ये आपने कहानी सुनी होगी, ये वाली सेब गिरने वाली, ये वहीं से चीजें डेवलप हुई। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड, मान लो ये पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है और दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान है m2, और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं r दूरी पर स्थित हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल की डेफिनेशन कहती है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड है, वो सदैव एक दूसरे को अपनी ओर एक बल लगा करके आकर्षित करते हैं। और इस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे मैं ये खड़ा हूं, सामने इस कैमरे पे वीडियो बन रहा है, तो कैमरा भी मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है बल लगा के, और मैं भी उतना ही बल लगा के इस कैमरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं। इस कमरे में ही पंखा लगा हुआ है, बल्ब लगे हुए हैं, सारे मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब मुझे ही नहीं, इस हर एक चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वो बात अलग है कि बल का मान बहुत कम है तो चीजें आकर्षित हो नहीं पा रही हैं। यहाँ इस कमरे में घूम रहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी मुझे अपनी ओर खींच रहा है और मैं भी उसे अपनी ओर खींच रहा हूँ। तो यानी पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड सदैव एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इस आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सदैव इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अनुक्रमानुपाती असल में किस चिड़िया का नाम है। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूं A समानुपाती है B के, इसका मतलब क्या हुआ? अगर A बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, B बढ़ेगा तो A बढ़ेगा। अब A घटेगा तो B घट जाएगा, अब B घटेगा तो A घट जाएगा। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, और दूसरा बढ़ेगा तो ये वाला भी बढ़ जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है, बट इनके बीच की दूरी के वर्ग के
इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? अगर a व्युत्क्रमानुपाती है b के, इसका मतलब हुआ अगर a बढ़ेगा तो b घट जाएगा, अब b बढ़ेगा तो a घट जाएगा। बात समझो। इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा बल लगेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? जितने बड़े बड़े पिंड रहेंगे उतना ही ज्यादा बल लगा के अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दूसरा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी बीच की दूरी बढ़ाऊंगा मैं तो बल कम हो जाएगा, यानी पिंड जितने पास पास होंगे उतना ही ज्यादा बल लगा के एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। इसके बहुत ही सिंपल से आप एग्जाम्पल समझिए। पृथ्वी जब हमें अपनी ओर खींचती है तो वो एक गुरुत्वाकर्षण बल का ही एप्लीकेशन है, अपनी ओर एक बल लगा के हमें अपनी ओर खींचती है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में बन सकता है कि सर हम पृथ्वी क्यों नहीं खींचते हैं? तो एक छोटा सा प्रयोग करके कभी देखेंगे। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, मैं चट से आपके गाल के नीचे लगा दूं, तो जितना बल मैंने आपके गाल पे लगाया उतना आपके गाल ने भी मेरे हाथ पे लगाया, लेकिन मेरे हाथ को उतना नहीं फील हुआ। आप समझ रहे हैं बात को? तो जितना बल लगा पृथ्वी ने अपनी ओर मुझे खींचा उतना ही मैंने खींचा, लेकिन क्या पॉसिबल है जितने बल से पृथ्वी मुझे खींच सकती है उतना ही बल लगा के मैं अपनी ओर से खींच लूं? अरे पृथ्वी बहुत बड़ी है, नहीं खींच सकता मैं। दूसरा एग्जांपल, आपने सुना होगा कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगाती है। भाई पृथ्वी ने कर्जा तो खाया नहीं है सूर्य के पापा से, ऐसा नहीं कि मान लो कुछ पैसे से लिए हो। तो सूर्य के चारों पृथ्वी क्यों घूमती है? तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण कारण घूमती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्यों घूमता है? ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, 24 घंटे में चक्कर लगा देता है। क्यों घूमता है? क्या पृथ्वी की बाउंड्री से इसने पैसे दिए थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा इसके चारों ओर घूमता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए इन दोनों इक्वेशनों को हम कंबाइन करते हैं, यानी एक साथ लिख देते हैं। क्या लिख सकता हूं मैं? इसको मैं ऐसे यहां लिख देता हूं, यह समानुपाती हो गया m1 m2 बटे r स्क्वायर की। और जैसे समानुपाती चिन्ह हटता है, जैसे समानुपाती हटता है तो एक नियतांक आता है g, जिसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, g m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो भैया सार्वत्रिक गुरुत्व, ये सूत्र हो गया उसका बल का। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है? इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं, यानी पूरे यूनिवर्स में इसका मान नियत रहता है g का। कितना होता है? g बराबर 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बात समझ रहे हैं आप? ये है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी भी है तो ऐसे लिख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाया जाने वाला एक प्रकार का आकर्षण बल है, और ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे क्षीण बल होता है, सबसे कमजोर बल कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे क्षीण मूल बल होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। ठीक है, और ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे क्षीण बल होता है। ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला बल आता है वैद्युत चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है किन्हीं दो पिंडों के मध्य, किन्हीं दो पिंडों के मध्य, और वैद्युत चुंबकीय बल जो होता है किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगता है। वैद्युत चुंबकीय बल जो होता है किन्हीं दो आवेशों के बीच लगता है। तो आवेश के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। वैद्युत चुंबकीय बल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। वैद्युत चुंबकीय बल ध्यान से देखिए, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगता है। अच्छा, आप जानते हैं आवेश दो तरीके के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ध्यान समझिएगा। तो अगर धन के पास हम धन लेके जाते हैं तो यहां प्रतिकर्षण होता है, ये बेसिक थोड़ा जान लीजिए, प्रतिकर्षण होता है। और ऋण के पास ऋण लेके जाएंगे तब भी प्रतिकर्षण होता है, लेकिन धन के पास ऋण या ऋण के पास धन लेके जाते हैं तो आकर्षण होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण पाया जाता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण पाया जाता है। तो भैया ये बताओ, किसी चीज को आकर्षित करना है अपनी ओर या प्रतिकर्षित करना है, धक्का देना है, तो एक बल की आवश्यकता होगी हमें।
यही किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो क्या होता है? वो वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। तो छोटू दो कंडीशन यहां बन सकती है। पहली, या तो आवेश, पहला आवेश या तो स्थिर रहे, दूसरा या आवेश गतिमान हो। गतिमान, ध्यान सुनो, आवेश जब स्थिर होता है तब उनके बीच लगने वाला जो चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय बल है को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत बल। ये दोनों प्रकृति का हो सकता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। धन के पास धन लेके जाएंगे प्रतिकर्षण, और धन के पास ऋण लेके जाएंगे तो आकर्षण, और ऋण के पास ऋण लेके जाएंगे तो भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन छोटू अगर आवेश गतिमान होगा, जैसे वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अच्छा हाँ, ये भी जान लीजिए कि जब आवेश स्थिर होता है तो अपने आसपास वैद्युत क्षेत्र बनाता है, वैद्युत क्षेत्र बनाता है। और आवेश गतिमान होता है तो क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र, राउंड राउंड करके ऐसे बनाता है। इसलिए कहा जाता है ना कि बड़े बड़े टावर जो लगे होते हैं उनके आसपास आप मत जाइए, हो सकता है अपनी ओर आप खींच लें, ज्यादा धारा बह रही हो तो। चुंबकीय क्षेत्र, सुनो, तो जब आवेश स्थिर होता है तो इस पर लगने वाले बल को बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल, और इसको बताता है कूलाम का नियम। क्या बताता है? कूलाम का नियम। ये कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही स्टेटमेंट हमने लिख दी। एक साथ लिख दें इसको अगर हम, तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसी को आगे लिख दें, समानुपाती हटा के एक नियतांक आता है, इसे बोलते हुए 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्लास 12 में आपको पहले चैप्टर में मिलेगा, बस बेसिक में बता रहा हूं यहाँ पे। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये है कूलाम के नियम वाला बल जो स्थिर आवेशों के बीच लगता है। और जब आवेश गतिमान हो जाता है तो उस समय लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र होता है QVB sin थीटा। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो जाए कि वैद्युत चुंबकीय बल जो होता है वो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगता है। आवेश धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, और ये जो बल होता है ये आकर्षण प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और आकर्षण प्रकृति दोनों का हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत चुंबकीय बल में अंतर आप बताइए, तो आप ये बता सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है और वैद्युत चुंबकीय बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। वैद्युत चुंबकीय बल जो गुरुत्वाकर्षण बल की छोटी रेंज होती है ना, बहुत बहुत होती है, लेकिन वैद्युत चुंबकीय बल की रेंज उतनी थोड़ी कम होती है, काफी कम होती है। वैद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल तो आप जान ही रहे हैं कि सबसे क्षीण होता है। तो ये हो गया हमारी बातें हो गई वैद्युत चुंबकीय बल के बारे में। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है प्रबल नाभिकीय बल। मेरे हिसाब से आप इन चीजों को समझ रहे होंगे, जहां भी दिक्कत आएगी उसके बारे में फिर से डिस्कस कर लेंगे। प्रबल नाभिकीय बल थोड़ा लंबा टॉपिक है, थोड़ा ज्यादा बढ़िया समझाना पड़ेगा। है लाइन छोटी सी ही, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों को बांध के रखता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लगेगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई जब तक हम चीजों को नहीं जानते कि ऐसा हो क्यों रहा है, हमें याद करने से कोई मतलब नहीं है जब तक हमारा कॉन्सेप्ट न क्लियर हो। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रबल नाभिकीय और क्षीण नाभिकीय बल समझा दूंगा कि प्रबल नाभिकीय बल नाभिक के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉनों मैं इलेक्ट्रॉनों बोल गया, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को कैसे बांध के रखता है, और क्षीण नाभिकीय बल रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस में कैसे वर्क करता है। थैंक यू। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट में मैं इन दोनों को बता देता हूँ। ओके, थैंक यू।